हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दूसरे सत्र की शुरुआत में जब ये ऐलान किया कि नई दिल्ली G20 लीडर्स डिक्लेरेशन पर सभी देशों की सहमति बनी है और वह इसे मंजूर करने की घोषणा करते हैं, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह एक ऐसी घोषणा थी जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के साये में भारत में हो रहे इस G20 समिट में यह मेजबान देश की एक कूटनीतिक परीक्षा भी थी, जिसमें न केवल भारत सफल हुआ बल्कि भारत के इस कूटनीतिक कौशल को देखकर दुनिया दंग भी रह गई। यह सफलता भारत ने ऐसे समय में पाई जब एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश इस बात पर अड़े थे कि जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जाए, जबकि रूस और चीन यह चाहते थे कि यूक्रेन युद्ध का जिक्र ही ना हो। यानी इस मुद्दे पर सहमति बनाने में भारत को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 8 सितंबर तक सभी सदस्य देश इस पर सहमत ही नहीं थे। बताया जा रहा है कि 3-6 सितंबर को हरियाणा के नूंह में G20 समिट की एक बैठक हुई थी, जिस पर काफी देश इस मुद्दे पर असहमत थे। भारत के लिए इस परीक्षा को पास करना एक बड़ी चुनौती थी। सभी सदस्य देशों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना एक असंभव काम को संभव कर दिखाना था। इस बात पर सभी सदस्य देश एक राय नहीं दे पा रहे थे कि यूक्रेन युद्ध का जिक्र किस तरह किया जाए, लेकिन भारत ने इसके लिए बीच का ऐसा रास्ता निकाला कि उसके दोस्त रूस की लाज भी रह जाए और जॉइंट स्टेटमेंट पर सबकी सहमति भी बन जाए। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने अपने पर्सनल इक्वेशंस के साथ काम किया और उनकी टीम इसे सफल बनाने में जुट गई। यूक्रेन मुद्दे पर नया पैराग्राफ बनाया गया और सदस्य देशों की राय ली गई। पीएम मोदी की चाणक्य नीति यहाँ काम कर गई। जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन युद्ध का जिक्र जरूर था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध नहीं, बल्कि यूक्रेन में युद्ध के तौर पर। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कहीं भी रूसी आक्रमण का सीधा जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि सभी देश धमकी या ताकत के इस्तेमाल से बचेंगे। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा गया, यूक्रेन में युद्ध को लेकर बाली में हुई चर्चा को दोहराते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तावों पर अपने राष्ट्रीय रुख को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को यूएन चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के मुताबिक काम करना चाहिए। यूएन चार्टर के मुताबिक सभी देशों को किसी भी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ भूभाग पर कब्जे की धमकी या ताकत के इस्तेमाल से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी भी अस्वीकार्य है। हालांकि कुछ जानकारियां मानते हैं कि इस डिक्लेरेशन को यूरोप ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी आपत्तियों के बावजूद इस घोषणा पत्र को जारी किया गया और ये डिक्लेरेशन वैसा ही था जैसा कि भारत चाहता था। एक्सपर्ट्स नई दिल्ली डिक्लेरेशन को न केवल भारत की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए घरेलू राजनीति के लिहाज से भी इसे बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं होता तो समिट की कामयाबी पर एक बड़ा दाग लग जाता और विपक्ष को हमले का एक मौका मिल जाता। लेकिन नई दिल्ली डिक्लेरेशन ने G20 पर विपक्ष की आलोचनाओं की धार कम कर दी है। पूर्व राजनयिक KP फैबियन इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। Well, for India it is a huge diplomatic victory, and here I think you have to look at it, what shall I say, analytically. For the Indian government, on the one hand, it wants to consolidate its leadership of the global south, okay, diplomatically. On the other hand, equally important, it wants to derive domestic political advantage. You know the state elections are coming. You know that the general election is coming next year. So the government wants to derive domestic political advantage.
कहा जा सकता है कि G20 के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट ने भारत और पीएम मोदी की छवि को और मजबूत किया है। 2024 से पहले इस ग्लोबल इवेंट ने पीएम मोदी का कद और भी ऊंचा कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।